आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। किसी कारणवश आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, उनका सोल्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे इस चैनल पर प्ले लिस्ट वाले जो सेक्शन है उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रत्येक अध्याय से संबंधित प्रश्नावलीवार वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें कुल 6 प्रश्न दिए हुए हैं हमें, और ये सभी 6 प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर का एक प्रश्न या 3 नंबर का एक प्रश्न जरूर आ सकता है, तो आप इस प्रश्न को तैयार करने के लिए बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, और यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करना। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस वीडियो को भी अगर आप ढंग से देख लोगे तो प्रतिस्थापन विधि से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहाँ से जो भी प्रश्न सोल्व करने होंगे आपको इस विधि से रिलेटेड, वो सारे आप कर पाओगे इजीली। तो इसका एक एक प्रश्न हम सोल्व करके देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में से पहला प्रश्न, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये दो समीकरणें हैं हमारे पास। तो हम इसे हल करेंगे। हमारे पास जो दो समीकरणें दे रखी है उन्हीं को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम नोट करेंगे दोनों समीकरणों को। x प्लस वाई बराबर 14, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमारे पास विधि कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब समझना। इसमें क्या करना होता है, जो हमें दो समीकरणें दे रखी है उनमें से किसी एक समीकरण को, जो आपको आसान लगे समीकरण, उस समीकरण से चर x या y दोनों में से किसी एक चर का मान निकाल लेना है और उसको दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना है। यानी कि x का या y का मान निकाल कर उसको दूसरी वाली समीकरण में नोट कर देना होता है, उसकी जगह पर रिप्लेस कर देना होता है। इसी को ही बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और इस मेथड से x और y के मान बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी समीकरण जो आपको आसान लगे उस समीकरण से x और y में कंफ्यूज मत होना, आप सीधा सीधा x का मान ही निकालना। ठीक है, x का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है। इससे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम जैसे इन दोनों समीकरणों को देखें तो आसान कौन सी समीकरण है? तो छोटा मान इसमें आया हुआ है 4, तो ये वाली आसान है, इजी है समीकरण। तो ये वाली समीकरण हम नोट करेंगे। समीकरण 2, समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये y चला जाएगा 4 वाली साइड, प्लस का y हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई, और इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण चुनाव कर ली, उसमें से x का मान निकाल लिया, और जो x की वैल्यू आई उसे समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, इसके करने के बाद अब हम x का मान कौन सी समीकरण से प्राप्त किया है? 2 नंबर समीकरण से। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान कहाँ रखना होगा? समीकरण 1 में से, 1 में रखना होगा, क्योंकि हमने 2 में से निकाला है तो 1 में रखना है। अगर 1 में से निकालते तो 2 में रखते। x का मान समीकरण 2, 2 में से तो निकाला है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। ये है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह पर x ना लिखकर ये वाला मान लिखना है। x की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस वाई, और फिर आगे प्लस में y और बराबर में 14। y और y 2y, और दूसरी तरफ 14 माइनस 4, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी, 14 में से 4 घटाएंगे 10,
तो y का मान आ जाएगा 10/2, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसी पर एक अलग पार्टीशन कर लिया हमने पेज का। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो। अब ये y का जो मान है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो समीकरण नंबर 3 का यूज करेंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर क्या है? 4 प्लस वाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 प्लस वाई, वाई का मान 5, x बराबर 4 और 5 9। तो ये हमारे पास x का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए, और ये दोनों हमने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किए हैं। तो x बराबर तो 9 आ गया और y बराबर आ गया 5। तो इस तरह से x और y के दोनों के जो हमने मान है ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है अच्छे से। प्रतिस्थापन विधि में और ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इसी तरह का ही मेथड फॉलो करना है। इजीली समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोटबुक में नोट करना चाहें तो नोट कर लिए। आगे चलते हैं इसका सेकंड पार्ट, जहां पर हमें दो समीकरणें दे रखी है s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। बटे में आ गई समीकरण, घबराना नहीं है, आप आसानी से इस समीकरण को भी नॉर्मल समीकरण बना सकते हो। तो पहले आपको समीकरण जो दे रखी है s माइनस टी बराबर 3, इस समीकरण को नोट करोगे, समीकरण नंबर 1। लेकिन जब दूसरी समीकरण लिखोगे s/3 प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 नहीं लिखना। अभी ये समीकरण हमारी सही रूप में नहीं है, बटा में 3 है, बटा में 2 है, तो ये नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसमें दे दिए तो हमें इसको हटाना है। हमारा पहला कार्य यही है कि बटे वाली वैल्यू को यहाँ से हटा दीजिए। तो बटा में 3 और 2 दोनों दे रखे हैं, तो 3 को हटाने के लिए और 2 को हटाने के लिए हमें 6 से गुणा करना पड़ेगा पूरी समीकरण के साथ। पूरी समीकरण के साथ हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, गुणा में 6 लिख दिया। अब क्या होगा? 6 का गुणा करेंगे, 6 इंटू एस, इस वाले स्टेप के साथ होगा 6s। 6s में 3 का भाग देंगे तो 2s आ जाएगा। फिर प्लस 6 का गुणा t से करेंगे, 6t, 6t में 2 का भाग दे दिया तो 3t, और बराबर में इस वाले 6 के साथ भी गुणा होगा, 6 का गुणा 6 से 36, बटा में इसके कुछ है नहीं तो 36 का 36 लिखना पड़ेगा, और ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब एक नंबर समीकरण ये है, 2 नंबर ये है, तो दोनों में से प्रतिस्थापन विधि में आसान समीकरण देखनी होती है, तो आसान तो पहली समीकरण है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s का मान निकालना है पहले चर का, 3 प्लस टी, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब s का मान एक नंबर समीकरण में से निकाला है तो 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है हमारे पास, 2 और 2 के बाद s की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस टी, ब्रैकेट बंद, और प्लस में ये वाला 3t, और बराबर में 36। अब ब्रैकेट के बटा में कुछ नहीं है तो 2 का अंदर गुणा करना है, 2 का 3 से गुणा, 2 3 6, 2 का गुणा t से 2t, और प्लस में 3t, और बराबर में 36। 2t और 3t दोनों प्लस के हैं तो टोटल हो जाएंगे 5t, और बराबर में 36 माइनस 6, 5t, 5t बराबर 30। तो t का मान कितना आया? 30/5, यानी t की वैल्यू आ जाएगी 30 में 5 का भाग देंगे 6। ये हमने t की वैल्यू प्राप्त कर ली। ओके, अब t का मान जब ज्ञात हो जाता है तो s का मान निकालना कोई मुश्किल नहीं है। हम इसमें समीकरण कौन सी यूज करेंगे? 3 नंबर समीकरण, उसमें t की जगह पर t का मान रख देंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर कितना आ जाएगा? 3 प्लस टी की जगह पर आएगा 6, s का मान आ गया 9। s की वैल्यू भी हमने पता कर ली, t हमने पहले ही निकाल लिया, तो दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए।
कौन सी विधि का यूज करते हुए? प्रतिस्थापन विधि से। तो अतः s बराबर तो आया 9 और t बराबर आ गया 6। इस तरह से s और t के दोनों के मान हमने प्राप्त कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन भी। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास दो समीकरणें हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, और ये समीकरण नंबर है 2। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो। ये वाली समीकरण है, अगर मैं इसके साथ 3 का गुणा कर दूं तो ये नीचे वाली समीकरण आ रही है। इसका 3 से गुणा करने पे देखो, 3 दिए 9x, y का गुणा 3 से करेंगे 3y, माइनस आगे आ ही गया, 3 का भी 3 से गुणा किया 9। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों समीकरण वास्तव में है तो एक ही समीकरण, लेकिन एक समीकरण के साथ अगर किसी संख्या का गुणा करके लिख दिया जाए तो वो दो समीकरण करके लिखी जा सकती है। दो अलग अलग समीकरणें बना तो दी, लेकिन इनमें क्या होगा, अगर हम a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 करेंगे, तीनों मान बराबर आएंगे। तो बराबर जब मान आते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें फिर ये समस्या आती है कि वो समीकरण संपाती हो जाती है। संपाती रेखाओं की समीकरण होती है और संपाती रेखाओं के अनंत हल होते हैं। तो इसमें देखना, हम x या y के मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा ये प्रतिस्थापन विधि से। तो करके देखते हैं हम प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। दोनों समीकरणों में से आसान समीकरण है समीकरण नंबर 1, तो हम समीकरण 1 को ही चूज करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर तो है 3, यहाँ से 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई बटा 3। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ओके, ये x का मान कहाँ रखना है? अब हमें x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में पुट करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसको। समीकरण 2 ये है 9, फिर आगे है x, x की जगह पर रिप्लेस करेंगे x को 3 प्लस वाई बटा 3 से, ये x का मान हो गया। फिर आगे माइनस का 3y बराबर में 9। अब ये 9 और 3 3 के टेबल में आते हैं, काट दो 3 का पाड़ा पढ़कर, 3 एकम 3, 3 दिए 9। कटने के बाद में हमारे पास बच गया, ऊपर 3 बच गया और ब्रैकेट में 3 प्लस वाई, बटा में 1 बच जाता है तो वो फिनिश हो जाता है रकम, हम लिखने की जरूरत नहीं है बटा में 1, और बराबर में 3y बराबर में 9, माइनस में 3y बराबर 9। 3 का गुणा करो अंदर ब्रैकेट के साथ, 3 दिए 9 और प्लस में 3y माइनस के 3y बराबर के 9। अब यहाँ एक बात नोट कीजिए, 3y प्लस का है 3y माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे, जीरो बचेगा यहाँ से। 3y और 3y आपस में, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू खत्म हो गई है, तो बराबर में आ गया 9 बराबर 9, 9 बराबर 0 नहीं, 9 बराबर 9, 9 बराबर 9 आ गया। हालांकि ये सत्य है, 9 9 बराबर 9 ही होता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या चाहिए था? प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि जब आप एक समीकरण से चर x या y में से किसी एक का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हो तो जिसका मान रखा है वो चर तो गायब हो गया, लेकिन दूसरे चर के बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिख देंगे, इसमें लिख देंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि दोनों रैखिक समीकरण, दोनों रैखिक समीकरण एक संपाती रेखा युग्म होने के कारण चर x व y का कोई एक मान ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव
नहीं है। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि में। ये बात हम प्रतिस्थापन विधि के कारण लिख रहे हैं। और कोई विधि से तो हो सकता है इसका कोई ना कोई मान निकल भी जाए। हम x के प्रत्येक मान के लिए y का एक मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, जहाँ पर हमें समीकरण पॉइंटों में दे रखी है, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समीकरण को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट जैसी चीज़ यहाँ पर जो आई हुई है वो समीकरण पे ज़्यादा दिक्कत नहीं करने वाली। देखो, पॉइंट हटाएंगे तो बटा में इसके 10 लगेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है। ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10। कहने का मतलब ये 2/10 है, ये 3/10 है और ये 13/10 है। तो क्यों ना हम इस पूरी समीकरण के साथ 10 का गुणा कर दें, ताकि इस समीकरण का एक नया रूप हमें मिल जाए। तो पॉइंट हटाएंगे तो बटा का 10 गुणा वाले 10 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x। ये कितना है? 3/10, तो बटे का 10 गुणा के 10 से कट गया, तो ये बन गया 3y। और बराबर में ये 13/10 है। पॉइंट हटाने पर 13/10 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 13 बच जाएगा। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस समीकरण को भी देखो, पॉइंट के बाद में एक एक डिजिट है, तो ये 4/10 है, ये 5/10 है और ये 23/10 है। बटे वाला 10 हटाएंगे इसका, तो यहाँ पर गुणा 10 का करा, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 2। दोनों में से आसान समीकरण समीकरण 1 है, तो प्रतिस्थापन विधि में हमने समीकरण 1 से x का मान निकालना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को नोट कर लो एक बार दोबारा से, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से 2x का मान आएगा 13 माइनस 3y। हमें x का मान निकालना है तो 2 को ले जाएंगे बटा में, 13 माइनस 3y बटा 2, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास कौन सी है? ये वाली समीकरण। इसमें नोट करेंगे, पहले है 4, 4 के आगे है x, तो x की जगह पर x ना लिखकर ये x का मान लिखेंगे। 4x में 4 तो लिख दिया, लेकिन x की जगह पर x की वैल्यू 13 माइनस 3y बटा 2। फिर आगे प्लस का 5y, प्लस का 5y और बराबर में 23, बराबर में कितना? 23। अब 4 गुणा में है, 2 भाग में है, तो 2 के पाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। गुणा में 2 इंटू में 13 माइनस 3y और प्लस में 5y बराबर में 23। 2 का अंदर गुणा कर दो, बटे वाला जो 1 था वो बटा में 1 था, इसलिए उसको हटा सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे 13 के साथ 26, 2 का 13 से गुणा करने पर कितना आया? 26 आया। 26 नोट कर दो। 2 का गुणा -3 से करेंगे, माइनस के 6 और साथ में y लग जाएगा, और प्लस का 5y बराबर के 23। अब देखो, माइनस का तो 6y है और प्लस के हैं 5y, तो माइनस का 1y बचेगा। और दूसरी तरफ 23 और ये 26 इधर आके माइनस का 26 होएगा, तो माइनस का y बराबर आएगा, 23 में से 26 घटाएंगे तो माइनस के 3, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा प्लस का 3। y की वैल्यू कितनी आई? प्लस की 3। ठीक है, और इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये हमने y का मान तो ज्ञात कर लिया। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, ये माइनस माइनस के निशान कैंसिल भी दिखा सकते हो। इसके बाद हमारा एक काम इसमें और है, अब हमें x का मान निकालना है। तो अब हम समीकरण 2 से हमने y का मान निकाला है, तो आगे जो 3 नंबर समीकरण है इसका यूज करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। मैं यहाँ पर इस पेज के साइड में ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो नीचे लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं साइड में, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा जगह है, तो डिजिटल जो वीडियो होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि आप पेज का ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सको। समीकरण 3 में या 3 से, समीकरण 3 से क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y और बटा में 2 है।
तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3 वाई, वाई की जगह पर 3 और बटा में 2। x बराबर आ जाएगा 3 × 3 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4/2। x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी 2। x का मान भी हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से x और y के दोनों के मान हमें पता चल गए, तो लास्ट में लिख दीजिए अतः x बराबर तो आया है 2 और y बराबर आया है 3। 2 और 3 ये दो आंसर हैं हमारे। ओके, आई होप आपको सवाल समझ में आया है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, या फिर आप वीडियो को यहीं पर रोककर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दिखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं है। तो आपको एक मैं डायरेक्ट बात बता दूं कि अगर अचर पद ना हो, चाहे अंडर रूट लगा हो चाहे ना लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात यह है कि अगर कोई दो समीकरण ऐसे हैं जिसमें अचर पद गायब है, दोनों में ही, एक में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में नहीं है अचर पद, तब क्या होगा कि ये निश्चित होगा कि x और y दोनों के मान 0 हो जाएंगे। अगर दो समीकरणें हैं जिसमें ना तो x के पहली समीकरण में अचर पद दिया हुआ है और ना ही दूसरी समीकरण में दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में x और y के जब मान ज्ञात करोगे तो 0 आंसर आएगा, ये फिक्स है। तो अब हम अपने करके भी देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखो समीकरण नंबर 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। और दूसरी समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी समीकरण है √3x प्लस √8y बराबर 0। ये है समीकरण नंबर 2। अब दोनों में से छोटी समीकरण तो ऊपर वाली लग रही है, तो हम समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर क्या है 0। अगर √2x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, ये √3y जो है ये माइनस में चला जाएगा, 0 के माइनस में, तो माइनस में ही आएगा। और फिर अगर x की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट माइनस का √3y और बटा में √2। ये है समीकरण नंबर 3। हम कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से कैसे ज्ञात किए जाते हैं उस चीज को हम नहीं छेड़ेंगे। हमारी जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करते हुए। अब ये x का मान है, इस वाले मान को हमने समीकरण में रखना है। कौन सी वाली समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। ये है समीकरण 2 √3 और उसके आगे आ गया x, x का मान है √3y और बटा में √2 और प्लस में है √8y बराबर में है 0। ओके, अब देखो, अब यहां समझने वाली बात है, √3 और √3 गुणा होकर ये 3 बन जाएगा, माइनस का √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3y और बटा में इसके √2 है, प्लस में √8y। ओके, बराबर में इसके 0 है। अब यहाँ अगर √2 बटा में आ रहा है तो ये खराब करेगा, तो क्यों ना हम इसको खत्म ही कर दें, यहाँ से √2 का गुणा कर दो पूरी समीकरण के साथ, जिससे क्या होगा कि √2 यहाँ से हट जाएगा। ये √2 का जब गुणा करेंगे तो ये यहाँ से √2 का गुणा होते ही कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3y और प्लस में जब इसके साथ √2 का गुणा होगा तो ये बन जाएगा √16 और √16 का मतलब होता है 4, तो ये बन गया 4y और बराबर में 0। 0 के साथ भी √2 का गुना हुआ है तो 0 इंटू समथिंग, कुछ भी नंबर हो 0 के गुणा में 0 ही होता है। माइनस का तो है √3y और प्लस का है माइनस का तो है 3y और प्लस का है 4y, तो प्लस का 1y बचेगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह से y का मान आ गया 0। ओके, मैंने जैसे आपको कहा था कि x और y 0 ही आएंगे, तो वही आप देखो, x का मान तो अभी हमने निकाला नहीं है लेकिन y का मान 0 आ गया। अब इस y के मान को हमने रखना है समीकरण नंबर 3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर -√3
y बटा में 2। अब x का मान हमने निकालना है तो y का मान हमने ज्ञात कर रखा है और कितना है, 0 है। 0 और इंटू में √3 माइनस का गुणा में 0/2। अब आप देखो 0 इंटू कुछ भी नंबर हो 0 ही होता है और 0 के बटा में भी कोई नंबर आ जाए आंसर 0 ही आएगा। तो x का मान भी हमारे पास आखिरकार कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने जो शुरू में आपको बात बताई थी कि अगर अचर पद नहीं होता है तो x और y दोनों के ही मान कितने कितने आएंगे, 0 0 ही आएंगे। तो आपको वो बात पता भी चल गई होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। आई होप आपको समझ में आया है। नोट कर लीजिए इसे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर अपनी नोटबुक में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। हल करते हैं। अगला सवाल छठा, जहां पर समीकरण बटे वाली है, तो बटे वाली है कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बटे वाली वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। 5y माइनस का बटा में 3 बराबर माइनस का 2। अब इसमें देखो बटा में 2 है और बटा में 3 है। 2 और 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 6। तो इसको 6 से गुणा करो ताकि ये दोनों कट जाए। जब 6 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण इजी हो जाएगी। देखो 6 तिये 18, 18x में 2 का भाग देंगे तो 9x आ जाएगा। इसी तरह से 6 5 30, 6 का गुणा 5y से करेंगे, 30 में 3 का भाग देते हैं तो 10 आता है। तो 9x माइनस 10y और बराबर में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। इसमें भी आप देखो बटा में 3 है, बटा में 2 है और बटा में 6 है। तीनों को खत्म करना है तो तीनों के पहाड़े में आने वाली एक संख्या ढूंढो। तो 6 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो 6 से गुणा करना पड़ेगा इसे, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, 3 2 और 6 का एलसीएम बोलेंगे। 3 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। या यूं समझ लीजिए कि पहाड़ा पढ़ लो, बड़ी संख्या 6 है, 6 का पहाड़ा पढ़ो, जहां पर आ जाए बाकी के पहाड़े में भी वो रकम आ जाए तो आप वहां रुक जाना। 3 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो इसका एलसीएम 6 होगा। आपने शॉर्टकट में इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 6x में 3 का भाग देंगे 2x। 6 का गुणा y से करेंगे 6y, 6y में 2 का भाग देंगे 3y और बराबर में 6 का गुणा इधर करेंगे 13 से और बटा में भी 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा, 13 बच जाएगा। समीकरण नंबर 2। आसान समीकरण इसमें दूसरी है तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से पहले समीकरण 2 नोट करो। 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी 13 माइनस 3y और x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y बटा 2। x का ये मान आ गया। अब x के इस मान को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 और इस मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखना है। तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये है समीकरण 1। 9 के आगे x, x की वैल्यू है 13 माइनस 3y बटा 2, ये x का मान हो गया। फिर आगे माइनस का 10y और बराबर के 12। अब एक बात सोचो आप बच्चों, बटा में 2 है जो कि 9 से तो नहीं कटता, लेकिन हमने इस 2 को यहाँ से हटाना है। बटा में कोई रकम रखनी नहीं होती तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तभी ये हटेगा ना। इसको हटाने का मेथड क्या है, इस पूरी समीकरण के साथ 2 का गुणा कर दो। 2 को हटाना है तो 2 का गुणा कर दो। अब जब मैं इस पूरी वैल्यू के साथ 2 का गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली यहाँ पर बच जाएगा 9 इंटू में आगे 13 माइनस 3y और इसके साथ भी 2 का गुणा होगा। तो ध्यान रख लिए ना, सारी संख्याओं से गुणा करना है। 10y जो है उसका साथ 2 का गुणा होकर 20y बन गया माइनस का, और 12 के साथ भी 2 का गुणा होगा तो आ गया 24। अब गुणा करो अंदर 9 का गुणा ब्रैकेट वाली संख्या से, 13 और 9 का गुणा 13 में 117, 117 हो गया। और माइनस 9 का गुणा 3 से करेंगे 9 3 27,
वाई और माइनस के 20 वाई बराबर में कितने बचेंगे? ये है हमारे पास 24। 24 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 24 माइनस के थे, यहाँ पर अपने माइनस ध्यान में नहीं दिया, यहाँ माइनस आना है, यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, माइनस लगाना रह गया था। अब आप आगे वाले जो स्टेप है उसको दूसरी साइड कर लोगे। अब जगह हमारे पास वैसे कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इतनी जगह में सवाल हमारा कंप्लीट हो जाए। देखो x का जो मान है वो y का मान निकालने के लिए ये दोनों वैल्यू y की है, ये भी माइनस का 27 और माइनस के 20 माइनस के हो जाएंगे 47y, और बराबर में ये 24 माइनस का था और ये 117 ये भी माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 24 और माइनस के 117, तो ये बन जाएगा माइनस का 141। दोनों का जोड़ हो जाएगा, माइनस की संख्याएं हैं। और अगर y का मान निकालना है तो ये माइनस का 47 इसके बटा में चला जाएगा। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल और हमारे पास y बच जाएगा 141 बटा 47, भाग देंगे तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। 3 तिये 47 तिये 141, तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम समीकरण 3 से x का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 से x बराबर, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको भी, 13 माइनस 3, y की जगह पर y का मान 3 और बटा में 2, x बराबर आ जाएगा 13 में से 3 3 9 घटाएंगे 4, 4 बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। लास्ट में हम अलग से लिखेंगे, अतः x बराबर तो आया है 2 और y बराबर आया है 3। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लें इसे आप अपनी नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न तो हुआ कंप्लीट। अब हम इस प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो समीकरणें दे रखी है, इसे हल करना है तो हम प्रतिस्थापन विधि का ही यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। हल करना मतलब x और y के मान ज्ञात करना। आगे प्रश्न में लिखा हुआ है कि अगर हाँ आप इसे हल कर लोगे तो फिर उसकी सहायता से m का एक ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो आपने y का मान भी निकाल लिया, x का मान भी निकाल लिया, m का मान रह गया और वो ज्ञात हो जाएगा जब आप x और y की जगह पर उनके मान लिखोगे जो इन दोनों समीकरणों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो x और y के मानों से हम m का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आसान लग रही है तो हम समीकरण 1 का यूज करेंगे x का मान निकालने के लिए। समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर 11, तो यहाँ से 2x का मान आएगा 11 माइनस 3y, x का मान आ जाएगा 11 माइनस 3y बटा 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रखना है? समीकरण 1 से निकाला है हमने तो समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है 2x, x की जगह लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा 2 और फिर माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। सॉल्व करेंगे इसे तो बटा में भी 2 है, गुणा में भी 2 है, कट गए दोनों, हमारे पास ब्रैकेट हट जाएगा अब क्योंकि बाहर गुणा में कोई संख्या नहीं बची। तो ये बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। ओके, माइनस के 3y और माइनस के 4y, माइनस के
7y बराबर में -24, ये 11 इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -7y बराबर आ गया -35। y बराबर आ जाएगा -35 बटा -7। माइनस माइनस कैंसिल, 35 में 7 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, y का मान आ गया 5। ठीक है, ये हमने y का मान ज्ञात कर लिया। ओके, इसके बाद हम y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर क्या दिया हुआ है, 11 माइनस 3y और बटा में 2। लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3 और y के जगह पर y का मान 5 और बटा में 2। x का बराबर मान आ जाएगा 3 5 15, 11 माइनस 15 करेंगे तो -4 और बटा में 2। x का मान आ जाएगा -4 में 2 का भाग देंगे तो -2। x की वैल्यू आ गई माइनस में। ठीक है, तो ये हमने अभी x और y के मान ज्ञात किए हैं। नीचे लिखेंगे अतः x बराबर तो आया है -2 और y बराबर आया है 5। ठीक है, इतना तो हमारा अभी सवाल हुआ है x और y के मान ज्ञात करना। यहाँ से सवाल हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम m का मान ज्ञात और करना है। अभी हमने m का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण जो दे रखी है y बराबर mx प्लस 3, इसमें x और y को रिप्लेस कर देना है इन मानों से। तो अगले पेज पे हम करते हैं x और y के मानों को, इसमें लिखते हैं दिया है y बराबर mx प्लस 3, ये आगे लिख दो x बराबर 2 व x बराबर -2, x बराबर -2 व y बराबर 5 रखने पर, ये मान रख दीजिए। y बराबर 5 रखना है तो यहाँ लिखोगे 5 बराबर m की जगह पर m और ब्रैकेट में आगे x की जगह पर -2 प्लस के 3। तो ये बन जाएगा 5 बराबर -2m प्लस के 3। ये माइनस का 2m इस तरफ ले आओ तो प्लस का 2m हो जाएगा और बराबर में 3, ये 5 इस तरफ आएगा तो -5। देखो 2m माइनस का था, इसको तो ले आए बराबर के इस तरफ, 5 को इधर ले गए तो 3 के माइनस में चला गया ये। तो 2m बराबर आ जाएगा -2, 3 में से 5 घटाएंगे तो m बराबर आ जाएगा -2 बटा 2, m बराबर आएगा -1। ओके, इस तरह से हमने m की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया है m का मान कैसे निकाला गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हमें 6 प्रश्न दे रखे हैं और प्रश्न में दिया हुआ है हमें, प्रश्न में हमें लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल में दिया हुआ है हमें निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। एक एक करके हमें कुल 6 सवाल दिए हुए हैं। 6 के 6 सवालों को हमने रेखिक समीकरण युग्म पहले निर्माण करना है, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से उन्हें हल भी करना है। 2 कार्य है एक साथ। तो हम इस क्वेश्चन को एक एक करके सोल्व करते हैं, इसके सभी 6 पार्ट्स को। इसका पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर तो 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, हल करेंगे इसे। दो संख्याएं हैं तो एक संख्या को x मानना पड़ेगा और दूसरी संख्या को y मानना पड़ेगा। अब हम दो संख्याओं में एक संख्या बड़ी होगी दूसरी संख्या छोटी होगी, तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y। माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y है। अब
प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे इसमें हमारे पास क्या दो समीकरणें बनेंगी। पहली समीकरण जो बनेगी उसमें ये कथन लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो संख्याओं का अंतर हमें 26 दिया हुआ है। संख्याओं का अंतर बराबर 26। और आप सभी जानते हैं अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण लिखा हुआ है आगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या जो होगी वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। तो यहां लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर होगी 3 गुणा छोटी संख्या। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने बड़ी और छोटी के अकॉर्डिंग संख्याओं को लिखा है। बड़ी संख्या 3 गुना हो जाएगी छोटी संख्या के, तो बड़ी संख्या तो x है और छोटी संख्या है 3y। अब समीकरण नंबर 2। अब आप इन दोनों समीकरणों को देखो, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में से आपको सॉरी, प्रतिस्थापन विधि का जो कॉन्सेप्ट होता है कि x या y का मान निकालना, वो निकालने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। x बराबर 3y दे रखा है तो x का मान ही दे दिया एक तरह से। तो ये x का मान हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से उठाया है हमने, समीकरण 2 से उठाकर समीकरण 3 में रखना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में नहीं, सॉरी समीकरण 1 में रखना है, 3 तो है ही नहीं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रही, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे 2y, 2y बराबर 26। तो y बराबर आ जाएगा 26/2, y बराबर आएगा 13, अर्थात पहली संख्या आ गई 13। और इसके बाद आगे चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x का मान निकालना है, तो क्या आएगा, x बराबर 3y, 3 इंटू में y की जगह पर 13 लिखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 13 इंटू 3 39। तो x की वैल्यू तो आ गई 39 और दूसरे y की वैल्यू आ गई 13। इस तरह से हमने x और y दोनों ज्ञात कर लिए। तो साइड में अपने पास जगह है तो लिख देना, नहीं तो आप नीचे लिखोगे कंटिन्यू करके। अतः बड़ी संख्या तो आई जिसे हमने x माना था, वो तो आ गई 39। और छोटी संख्या जिसे हमने y माना था, उसकी वैल्यू आ गई 13। तो ये दो आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। आई होप आपको सवाल ये समझ में आया है। नोट कर लीजिए, संख्या पर आधारित ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, जहां पर लिखा हुआ है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन इजीली दिख रहा होगा। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हल करते हैं, इसमें मानेंगे, पहले कोणों को ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना बड़ा कोण, बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर x डिग्री, और छोटा कोण y डिग्री मानना है, तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री, x और y डिग्री मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। दोनों कोणों में हमें एक ही कथन लिखा हुआ मिल रहा है। वैसे दो संपूरक कोण हैं, दोनों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, लेकिन इसकी दूसरी समीकरण भी हमें मिलेगी और हम उसको पहली समीकरण मानेंगे। दो संपूरक कोण है, दोनों संपूरक कोण है, तो लिखेंगे दोनों संपूरक कोणों का योग। संपूरक कोण आप समझते होंगे, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। दोनों संपूरक कोणों का योग बराबर 180
180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण यहां से बनेगी सेकंड। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर, किसके बराबर होगा, छोटा कोण, और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो प्लस में 18 डिग्री अलग से लिख दो। बड़ा कोण किसके बराबर हो जाएगा, छोटा कोण प्लस 18 डिग्री। बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, प्लस में 18 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी x का डायरेक्ट मान हमें मिल रहा है, तो ये वाला मान हमें मिल गया। अब समीकरण 3 बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। यह है समीकरण 1। x की जगह पर लिखेंगे y प्लस 18 डिग्री और प्लस में फिर y बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, y और y 2y बराबर 180 डिग्री, माइनस में चला जाएगा 18 डिग्री, 2y का मान आ जाएगा 162 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा 162 डिग्री बटा में 2, y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। 162 में हमने भाग दे दिया 2 का, 81 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम समीकरण ले लेंगे इसमें 2, समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से x बराबर क्या है, y प्लस 18 है, y की जगह 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x की वैल्यू आ जाएगी 81 और 18 99 डिग्री। ओके, ये हमारा x भी ज्ञात हो गया। तो नीचे लिख दो, अतः बड़ा कोण, बड़ा कोण तो आ गया अपने पास जिसको हमने x मान रखा है 99 डिग्री, और छोटा कोण, छोटा कोण जिसे हमने y माना था, y बराबर 81 डिग्री। तो ये दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए, दोनों संपूरक कोण हमारे ज्ञात हो गए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, और इस क्वेश्चन को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को यहीं पर रोक कर आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसका तीसरा पार्ट बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख सके। थोड़ा सा क्वेश्चन हर बार साइज भी इसका थोड़ा सेट कर देते हैं। ये लो क्वेश्चन हमारा ये है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, ज्ञात क्या करना है, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य। माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य है, यानी कि एक बल्ले का मूल्य कह दो आप, प्रत्येक, या एक बल्ले का मूल्य ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, x रुपए। ठीक है, तथा इसके साथ गेंद है तो लिखेंगे प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। x और y हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने समीकरणों का निर्माण करना है। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। लिखेंगे 7 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य, 6 गेंदों का मूल्य, 7 बल्ले व 6 गेंदों का मूल्य 3,800 रुपये। अब एक बल्ले का या प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 7 बल्ले हैं तो 7x हो जाएगा, और 6 गेंदों का है तो 6 इंटू वाई, 6y बराबर में 3,800 रुपये। और ये हो गई समीकरण नंबर 1। सेकंड,
सेकंड में है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य कितना हुआ? 1750 रुपये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग समीकरण बनाएंगे। 3x तो हो गया 3 बल्लों का मूल्य, 5y हो गया 5 गेंदों का मूल्य, और बराबर में 1750। समीकरण नंबर 2। अब ये दो समीकरण हैं, इनको हमने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो पहले हमें इन दोनों में से आसान समीकरण ढूंढनी है। तो छोटी वाली समीकरण, ये समीकरण नंबर 2 लग रही है, तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकालना है। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से 3x का मान आ जाएगा 1750 माइनस 5y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y और बटा में 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम आगे आराम से इसे सोल्व करेंगे। इस x के मान को कहाँ रखना है? समीकरण नंबर 1 में रखना है। 2 से निकाला है तो 1 में रखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो लिखेंगे अगले पेज पर, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अपने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अपने एक्स्ट्रा पेज पर, हमारे पास है समीकरण यहाँ पर एक 7x, x की जगह पर लिखेंगे x का मान 1750 माइनस 5y और बटा में 3 और प्लस में 6y बराबर में 3800। ओके, ये वाले मान हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, इसमें सोल्व करना है। इसे सोल्व करते हैं। देखो 3 बटा में है और ये 7 से तो कट नहीं रहा, तो हमें इस पूरी समीकरण के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कि ये 3 कट जाए। तो ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y और प्लस में इसके साथ 6, 3 का गुणा होगा 6 3 18y, इसके साथ 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 11400। ठीक है, 7 का अंदर गुणा कर दो, 7 का 0 से गुणा किया 0, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 3 52 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 12250 माइनस आगे करेंगे गुणा 7 का 5 से, 7 5 35, 35y माइनस के और प्लस के 18y बराबर में 11400, माइनस के 35y और प्लस के 18y माइनस के 17y, दूसरी तरफ 11400 और ये 12250 माइनस में हो जाएंगे, 12250 घटाओ करेंगे 11400 और इसका तो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है, माइनस के आ जाएंगे 850। y का मान निकालेंगे तो माइनस 850 बटा में माइनस के 17, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, 850 में 17 का भाग देंगे तो 17 5 85, 5 और आगे एक जीरो लग जाएगी। तो इस तरह से y का मान आ गया 50। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर क्या था? x बराबर था हमारे पास 1750 माइनस 5y और बटा में 3। x बराबर 1750 माइनस 5, y की जगह पर 50 और बटा में 3। x बराबर, अब देखो आगे क्या होगा, 5 का गुणा करेंगे 50 से 250, 1750 माइनस 250 1500 और बटा में 3 करेंगे तो 1500 में 3 का भाग दिया 500 आ जाएगा।
ओके, ये हमने x और y दोनों के मान प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा इसमें x और y के मानों को लिखना, यानी x और y क्या थे और उनके मान लास्ट में लिख दो। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य x था, बराबर में 500 रुपये। फिर नीचे लिख दो प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y था और y का मान हमने निकाला हुआ है 50 रुपये। इस तरह से ये आंसर इसका हमें प्राप्त हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। आप वीडियो को रिवाइंड करके और इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, जहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अब देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो एक तो हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं, दूसरा इसमें यह भी पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करता उसी नियत भाड़े पर और उसी प्रति किलोमीटर भाड़े पर, तो 25 किलोमीटर के कितने लगेंगे। तो दो समीकरणें तैयार करनी है इसमें। सबसे पहले बात देखो, नियत भाड़ा लगता है एक टैक्सी के ऊपर, फिक्स है उतना रुपया, तो चाहे आप कितने भी किलोमीटर चलो, जो नियत है वो अलग से है और बाकी प्रति किलोमीटर का किराया अलग होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा। नियत भाड़े पे किलोमीटर डिपेंड नहीं करता, नियत है वो फिक्स है अलग से। नियत भाड़ा बराबर x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्नानुसार समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार फर्स्ट कंडीशन, 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा कितना है? 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा है 105 रुपये। 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा बराबर 105 रुपये। 10 किलोमीटर के 105 रुपये है, तो देखिए नियत भाड़ा x तो लगना ही लगना है, ये तो लगेगा ही लगेगा, और हर एक किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। x प्लस 10y बराबर 105। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी तरह से अब सेकंड समीकरण इसमें बनेगी, जिसमें हमें 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये दिया हुआ है। 15 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 155 रुपये। तो यहाँ से समीकरण बनेगी, इसमें भी x रुपये तो लगने ही लगने हैं, और प्लस में 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15y प्रति किलोमीटर के हिसाब से, बराबर में 155। समीकरण नंबर 2। ओके, ये दोनों समीकरणें आपको मिल गई। अब इनमें से आसान समीकरण समीकरण 1 है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105 और x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10y, और समीकरण नंबर 3 मान लो इसे। ये x का मान कहाँ रखना है? x का मान हमें समीकरण 1 में से निकाला है, तो समीकरण 2 में रखना है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। तो हम समीकरण 2 में इसका मान को रखते हैं। x हमारे पास समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। इसमें इस x की जगह पर x की वैल्यू रखनी है, तो x की जगह पर हम x की वैल्यू रखेंगे
क्या रखेंगे वैल्यू, 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू है, और प्लस में आगे 15y बराबर में 155। तो ये बन जाएगा माइनस का 10y और प्लस का 15y, प्लस का 5y घटाओ होकर प्लस वाले 5y बच जाएंगे, और दूसरी तरफ 155 माइनस 105, 5y बराबर आएगा, इनका घटाओ करेंगे 50, तो y बराबर आ जाएगा 50/5, y बराबर आ जाएगा 10। y का मान कितना आया, 10 आ गया। ओके, अब ये y का मान हमें समीकरण 2 में रखना है, 3 में रखना है, सॉरी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रख दो। समीकरण 3 अपने पास है x बराबर 105 माइनस 10y, y की जगह 10 लिख दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 100, तो x बराबर आएगा 5। ओके, ये हमने x का मान भी निकाल लिया। लास्ट में लिखो अतः नियत भाड़ा, अतः हमारा जो नियत भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है, वो हम अब निकाल सकेंगे इसमें आराम से। ठीक है, नियत भाड़ा कितना होगा, शुरू में हमने माना हुआ है नियत भाड़ा x रुपये, नियत भाड़ा x बराबर हो जाएगा 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जिसे हमने y माना हुआ है, ये y का मान आया है 10 रुपये, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और पूछी हुई थी कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा, तो हम वो भी कर लेते हैं सोल्व। 25 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, देखो नियत x रुपये तो लगने ही लगने हैं, और प्लस में 25 y रुपये लगेंगे। x की जगह पर आएगा 5 प्लस 25, y की जगह पर y का मान 10, तो ये बन जाएगा 250, 5 प्लस 250 बराबर 255 रुपये। 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगा, 255 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसका जो पांचवा पार्ट है इस प्रश्न का वो देख लेते हैं। पांचवा पार्ट हमें दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन है पांचवा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में। तो लिखेंगे माना, अंश और हर की बात हो रही है तो माना लिखेंगे भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर, भिन्न का हर y है, ये हमने मान लिया। अब आपको पता होगा कोई भी भिन्न संख्या जो होती है अंश बटा हर के रूप में होती है। हमें भिन्न संख्या ज्ञात करनी है, तो हम जो लिखेंगे भिन्न, भिन्न बराबर होगा अंश बटा हर, अर्थात x बटा y। आखिर में हमें ये x बटा y का मान निकालना है, लिखा है ना प्रश्न में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो x और y के मान ज्ञात करके फिर हम x बटा y ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार भिन्न संख्या हमारे पास क्या है, भिन्न संख्या है x बटा y। अब आगे प्रश्न में है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, x में भी 2 जोड़ दो और y इधर y में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न संख्या हो जाती है 9/11। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इन दोनों का गुणा, 11 इंटू में x प्लस 2 बराबर 9, 9 के गुणा में y प्लस 2, 11 का अंदर गुणा करेंगे 11x प्लस 22, और इधर आएगा 9y प्लस 18। अब ये 11x वाली साइड आ जाएगा 9y माइनस का, और बराबर में 18, 18 के बाद में माइनस का 22,
तो ये बन जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1। ये तो है समीकरण नंबर 1। अब इसके जैसे ही समीकरण नंबर 2 बनेगी, जिसमें हम सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड वाली में क्या लिखा हुआ है, ये यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न का अंश x है, उसमें भी 3 जोड़ दो, और बटा में हर है y, उसके साथ भी 3 जोड़ दो, तो भिन्न संख्या बन जाती है 5/6। इसका भी तिरछा गुणा करेंगे। 6 का गुणा होगा 6 का गुणा होगा x + 3 के साथ, और 5 का गुणा होगा y + 3 के साथ। इनका दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट खोल दो। 6x + 18 बराबर 5y + 15। एक तरफ ले आओ x वाले मान। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो ये बन जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण हमने अभी प्राप्त कर ली। इस समीकरण से हमें दोनों समीकरणों को देखो ध्यान से, हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो समीकरणें हैं, इसमें से आसान समीकरण ये वाली है, और इसी से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये समीकरण 2 यूज करते हुए हम x का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, यही है ना, एक बार दोबारा कन्फर्म कर लेते हैं। 6x माइनस 5y बराबर -3। इससे हम x की वैल्यू को निकाल कर फिर समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से 6x की वैल्यू आ जाएगी -3 + 5y, और x की वैल्यू आएगी -3 + 5y और बटा में 6। समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास दे रखी है। दोबारा देख लेते हैं पिछले पेज पर। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। ये है 11x, 11x x की जगह पर लिखेंगे -3 + 5y और बटा में 6, और +9y है या -9y है, थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं दोबारा से। -9y है। ये प्लस वाला निशान यहाँ से हटाकर यहाँ माइनस लगा देते हैं, और बराबर में है -4। अब थोड़ा सा देखो, इस समीकरण में बटा में 6 है। अगर मैं इस 6 को देखूं तो 11 से तो नहीं कटने वाला ये। 6 को काटने के लिए फिर हमें यहाँ पर 6 का गुणा ही करना पड़ेगा। तो ये 6 का गुणा होगा तो ये 11, ये 6 से वो कट जाएगा, -3 + 5y, बटे वाला 6 हट गया। लेकिन बाकियों के साथ इस 6 का गुणा करना है। 9 का गुणा करेंगे 6 के साथ 54y, और बराबर में -4। ब्रैकेट खोलेंगे तो -33 हो जाएगा। 11 3 33, प्लस में 11 5 55, 55y, और -54y बराबर का -4। 55 में से 54 घटाएंगे 1y, और इधर आ जाएगा -4 और प्लस के 33। y बराबर आ जाएगा 29। y का मान क्या आया, 29 आया। मेरे को ये डाउट लग रहा है कि इतना बड़ा मान आना नहीं चाहिए, हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। चलो अपने देख लेते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं। गलती हमारी यहाँ पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये हमने 4 की जगह यहाँ पर गुणा नहीं किया। 4 छिके 24, यहाँ 24 आना चाहिए था, और यहाँ पर भी 24, और यहाँ पर भी 24। तो ये बन जाएगा हमारा 9, -24 प्लस के 33, 9 बन जाएगा। y बराबर 9। 6 का गुणा जब हम कर रहे थे तो प्रत्येक संख्या से करना है। 6 का गुणा हमने इससे कर दिया, इससे कर दिया, लेकिन इसको छोड़ दिया था। अब ये y का मान 9 आ गया, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर क्या है, -3 + 5y बटा में 6 है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे y का समीकरण 3 में। ये बन जाएगा x बराबर -3 + 5
y की जगह पर आएगा 9 और बटा में 6 बन जाएगा। आगे x बराबर -3, 9 5 45, 45 में से -3 करेंगे 42, 42 बटा 6, x बराबर आ जाएगा 7। x की वैल्यू क्या आई? 7 आ गई। x का मान हमने 7 फाइंड कर लिया। लास्ट में लिख दो अतः भिन्न संख्या, भिन्न संख्या क्या थी? भिन्न संख्या x बटा y के बराबर थी। x का मान 7 और y का मान 9। ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। भिन्न संख्या क्या हुई? 7 बटा 9। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये भी नोट कर लें इसे। आगे चलते हैं। इसके बाद इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आयु वाला सवाल। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आप इसमें दो चीजें नोट करो। एक तो है जेकब और एक है उसका पुत्र। दोनों की आयु को तो हमने एक्स और वाई मानना है, ये तो बात फिक्स है। दूसरी बात ये देखो कि एक जेकब है और एक उसका पुत्र है। जेकब तो बड़ा ही होगा, जेकब की आयु के हिसाब से सवाल चलेगा। ठीक है, बड़े बड़े जो व्यक्ति है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, हल करेंगे। माना जेकब की आयु, जेकब की आयु, आयु की जगह पर हम वर्तमान आयु लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जेकब की वर्तमान आयु, आज के टाइम की आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, जेकब और उसका पुत्र है तो पुत्र की आयु को y वर्ष मान लिया। अब प्रश्नानुसार दो कंडीशन लिखी हुई है, दोनों को ही हमने फॉलो करना है और दो समीकरणें प्राप्त करनी है। पहली समीकरण है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो 3 गुणा पुत्र की आयु, हमेशा गुणा छोटे वाले के साथ ही करना है, पुत्र छोटा ही होता है पिता से। 3 गुणा पुत्र की आयु, 3 का गुणा इसीलिए पुत्र के साथ हुआ है। ठीक है, जेकब की आयु तो है x और बराबर में 3y। ओके, समीकरण नंबर 1। सॉरी, अभी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात हो रही है तो पूर्व में क्या होगा? अभी हमने इसमें से घटाना है। आज की आयु उसकी x है, 5 वर्ष पूर्व 5 साल वो छोटा था तो ये 5 घटा दिया। इसी तरह से पुत्र की जो आयु होगी वो क्या होगी? वो भी 5 साल कम हो जाएगा, पुत्र भी। दोनों में से 5 5 कम कर दिया। तो इसको थोड़ा दोबारा सोल्व करेंगे। x-5 बराबर, ब्रैकेट खोलेंगे, 3y-15। आगे x और y एक तरफ और दूसरी तरफ -15 +5। तो ये समीकरण बन जाएगी x-3y बराबर -10 बराबर में समीकरण नंबर 1। ये समीकरण बनी है। सेकंड, इसी की सेकंड समीकरण बनेगी 5 वर्ष, सारा मैंने कंफ्यूजन में लिख दिया क्वेश्चन, पहले स्टार्टिंग में प्रश्न में पढ़ा नहीं ध्यान से। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, बाद में लिखा है तो बाद वाला पहले करना था। यहाँ पर 5 वर्ष बाद, यहाँ पूर्व लिखने के कारण सवाल गलत हो गया। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। बाद में क्या होगा? वो 5 साल की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ प्लस लगेगा, और जब ये प्लस लगेगा ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। आगे वाला स्टेप ये गलत हो गया हमारे दोनों। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर आएगा 15 - 5, ये 5 इधर आके तो प्लस का 10 बन जाएगा। ये समीकरण बन गई। दूसरी समीकरण इसके जैसे ही बनेगी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु इसके बराबर है, पुत्र की आयु की 7 गुना है। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु
पुत्र की आयु की 7 गुना है, 7 गुना पुत्र की आयु, 7 गुना पुत्र की आयु। जेकब की आयु 7 गुना है पुत्र की आयु के। तो जेकब की आयु तो है x, लेकिन उसमें 5 वर्ष पूर्व है तो x में से 5 कम हो जाएंगे। 7 गुना पुत्र की आयु आज वर्तमान में तो है y, लेकिन 5 वर्ष पूर्व वो भी 5 साल छोटा होगा, 5 घटा दिए, ये बन जाएगा x-5 बराबर 7y-35। ये 7y इधर आएगा तो x-7y, दूसरी तरफ ये माइनस का 35 है, ये -5 इधर आएगा तो प्लस का 5 होगा, -35 और प्लस के 5 माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में से पहली समीकरण ज़्यादा आसान है, यहाँ से हम प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 है x-3y बराबर 10, इसका यूज करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 10, x -3y बराबर 10, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 10 + 3y, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। आगे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास दी हुई है, हमने तैयार करी है। समीकरण 2 x-7y बराबर -30, x-7y है, तो x की जगह पर हम लिखेंगे 10 + 3y, ये तो हो गया x। आगे माइनस का 7y बराबर -30। अब देखो 3y और माइनस के 7y, ये तो यही रह गए, माइनस का 30, ये माइनस का 10 हो जाएगा इस तरफ आके। तो 3y और 7y दोनों का जोड़ होगा या घटाव होगा? घटाव होगा, क्योंकि एक माइनस की वैल्यू है, दूसरी प्लस की है। माइनस के आएंगे 4y बराबर में माइनस के आएंगे 40, y बराबर आ जाएगा -40 बटा में माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल, 40 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 10, y का मान आ गया 10। अब ये y का मान हमने समीकरण 3 में रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर कितना है 10 + 3y, x बराबर आएगा 10 + 3 इंटू में 10, x बराबर आ जाएगा 10 और 3 इंटू 10 30, 30 और 10 40, ये आ गया x। लास्ट में लिख दीजिए अतः जेकब की आयु हमने निकाली है, x की वैल्यू बराबर 40 वर्ष, और पुत्र की आयु पुत्र को माना है y, पुत्र की आयु को, तो वो हो जाएगा 10 वर्ष। ये दोनों वर्तमान आयु है, ठीक है। हमने वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी जेकब और उसके पुत्र की, वो हमने ज्ञात कर ली। तो ये थी प्रश्नावली 3.2। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं और कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ध्यान दीजिएगा, केवल मैसेज करना, कॉल मत करना। थैंक यू, बाय बाय।